नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ का बदला। सुबह सुबह अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुनीता हाथ में फोन लिए हुए अजय के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, इसीलिए बार बार तुम्हें फोन कर रहे हैं और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? सुनीता ने गुस्से से कहा तो अजय कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि आज सुनीता बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी अजय के आते ही रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बजी तो अजय ने फोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? अजय बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊ जी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे। जितना जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन ताऊ जी, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो हैं ही वहाँ, सब संभाल लीजिएगा। ऐसा बोलकर अजय ने फोन काट दिया। सामने देखा तो सुनीता खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने अपने पति अजय से कहा कि मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफरत करता है। तुम्हारे पिताजी मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? सुनीता बोलती जा रही थी, लेकिन अजय पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वह चुपचाप बाहर टहलने चला गया तो सुनीता आश्चर्य से उसे देखती रह गई और सोचने लगी, अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन बेचैन होता है, और यहाँ अजय को अपने पिता से कोई मतलब ही नहीं है। शाम को खाना पीना खाकर वो सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो ताऊ जी का फिर से फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम आ रहे हो ना बेटा? तो अजय ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, तब तक आप सब क्रियाकर्म कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो अजय बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोलकर अजय ने फोन काट दिया। सुनीता ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अजय से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। ऐसा कहकर वो एयरलाइंस वालों को फोन करके टिकट बुक करवाने लगी। तो अजय ने कुछ नहीं कहा। वह भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा, और जब तक वह दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था। परंतु फिर भी बाकी के क्रियाकर्म अजय के हाथों संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करने लगी। इस बार सुनीता ने यह ठान लिया था कि इस रहस्य को जानकर ही रहेगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। ताऊ जी और ताई जी रह गए बस। उस दिन अच्छा मौका देखकर सुनीता ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उनसे पूछा, ताई जी, आज मैं आपको अजय की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें अजय की सौगंध देनी पड़ गई? तो सुनीता बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी ना होती
तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी। अच्छा, पूछ, तुझे क्या पूछना है? ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा तो सुनीता बोली, अजय ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखी थी ताई जी? अभी वह दोनों बात ही कर रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास वहां आ गई, और वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने सुनीता की सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा, अरे तेरी ताई जी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहते हुए वह चारपाई पर बैठ गई और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों न करे नफरत। अजय अपने बाप से जब से उसने होश संभाला है तब से अपनी माँ को सताते ही तो देखा है। आखिर क्या दोष था अजय की माँ मालती का? ऐसा क्या हुआ था दादी जी जो अजय अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? सुनीता ने पूछा तो दादी ने बताना शुरू किया। पुराने जमाने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। मालती का घराना काफी पैसे वाला था और खानदानी एवं संस्कारी भी था, और इधर अजय के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा राजेश। पास वाले गांव से बड़े बेटे सुरेश के लिए मालती का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय सुरेश दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उसने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने उनकी शादी कर दी तो उन्हें ऐसा लगा मानो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति के बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली, परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। सुरेश बाबू ने सपना देखा था कि वह अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी को बताए वह रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गए। बेचारी मालती सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर देखा तो लौटकर जो गए फिर वर्षों तक नहीं आया। सुरेश के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को शहर भी भेजा, परंतु सुरेश लौटकर नहीं आया। राजेश की भी शादी हुई, भाई की शादी में भी सुरेश नहीं आया। सुरेश के पिता जब मालती को देखते हुए दुखी हो जाते तो मालती बिना किसी शिकायत के दिन भर घर के सारे काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। राजेश भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैये से वह भी बहुत परेशान था, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं था कि वह कुछ भी कर पाता। किसी दिन अगर किसी चीज में मदद कर देता या प्यार के 2 बोल बोल देता तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। मालती सब सुनती थी और समझती थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकरा ही जाने के पश्चात वह सदा घूंघट में ही रहती। सुख तो जैसे उसके जीवन से विलीन ही हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब वह सिर हिलाकर हाँ या ना में दे देती। सुरेश के पिता यह सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे, और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। सुरेश बाबू को खबर पहुंचाई गई तो वह गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरी बस कुछ दिनों तक गांव रहना पड़ा। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह से जान ले।
तो सुरेश रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतों ने सुरेश को समझाया कि वह मालती को मन से अपना ले। आखिर उसकी क्या गलती है? शादी की बात पहली बार गांव आए हो तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी मालती की भी किस्मत खुल जाए। तो पता नहीं क्या सोचकर सुरेश इस बार मालती के कमरे में सोने लगा। तो मालती को भी बहुत खुशी मिली कि इतने दिनों ना सही पर अगर अभी सुरेश उसे अपना ले तो क्या पता उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन यह सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन सुरेश वापस दिल्ली लौट गया तो मालती फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक मालती को सुबह उठते ही उल्टियां शुरू हो गई। तो चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर कर दी। तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर सुरेश ने मालती को अपना ही लिया। परंतु मालती यह सब जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था। सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत जैसे मजबूरी में सुरेश को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी मालती बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी के हुक्म सुनती। बेचारे राजेश की अपनी पत्नी के आगे एक ना चलती थी। ऐसा नहीं था कि मालती के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वह कई बार मालती को लेने के लिए आए लेकिन मालती अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था। परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई। गाहे बगाहे उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए। क्या पता यह बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। यह सुनकर तो मालती का कलेजा दहल जाता। परंतु बेचारी करती क्या, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा लेती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले की तरह ही घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती तो दूसरी तरफ घर के काम। राजेश ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया। वह अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव की पीड़ा लिए मालती प्रतिदिन अपनी देवरानी से ही अपमानित होती रहती। परंतु उसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा अजय। इसके पीछे वह अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही। प्रसव के बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन न मिलने के कारण धीरे धीरे मालती के शरीर को बीमारी ने घेर लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वह भी इस दुनिया से चले गए। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी औरतें थी वह सभी उसे मानते थे। उधर सुरेश ने अपनी दूसरी शादी रखी हुई थी और इसीलिए वह गांव नहीं आता था। इस बात की भनक गांव वालों के साथ साथ मालती को भी हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के सहारे जीने का सोच लिया था। वह अक्सर सोचती रहती थी कि पति का प्यार न सही, लेकिन एक बच्चे के सहारे उसकी जिंदगी कट जाएगी। परंतु तकदीर को तो यह भी मंजूर नहीं था। जब अजय 3 साल का हो गया तो एक दिन अचानक सुरेश गांव में पहुंचा और अपना हुक्म सुनाकर अजय को लेकर दिल्ली चला गया। यह सुनते ही मालती के ऊपर तो मानो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। जो बच्चा उसके जीवन का सहारा था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से ही मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे।
मालती ने अजय को अपनी गोद में उठा लिया और रोते हुए बोली, अपने बेटे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरी जिंदगी में और है ही कौन? ये एक बेटा ही है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर कर रहे हो? तो सुरेश ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, या तो यह बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही मालती असमंजस में पड़ गई। अपनी माँ को रोते देख अजय भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा, पर सुरेश को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वह लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज सुरेश उस बच्चे का बाप बनकर आया था। सुरेश तो अजय को लेकर चला गया, पर इधर न जाने कितने दिनों तक मालती बिना खाए पिए अपने कमरे में मुंह छुपाए रोती रहती। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वह अपनी माँ को भूलने लगा। सुरेश ने अपनी दूसरी पत्नी को भी उसके माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में बेचारी मालती हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। घर पर फोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाकिये की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करते थे। मन का यह रोग तन पर भी भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि मालती को कैंसर हो गया। तो आसपास की सभी औरतें मालती से मिलने के लिए आई और खूब रोई, लेकिन उनके रोने से मालती का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसकी जो देवरानी थी उसे अकेली छोड़कर दूसरी जगह जा बसी थी। जब मालती के दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता चला, तो दोनों भाई मालती से मिलने के लिए आए और उसे अपने साथ गांव जाने को कहा। तो मालती ने साफ साफ कह दिया कि एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी ही दया करना चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आप सब से मेरी इतनी ही विनती है। तो पास खड़े मालती के देवर राजेश से अपनी भाभी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल सुरेश का दिल नहीं पसीजा और उसने खुद आने से और अपने बेटे को भी भेजने से मना कर दिया। तो राजेश ने कहा, इतने कठोर दिल मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर अजय को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वो चैन से मर सके। लेकिन इन बातों का कोई भी प्रभाव सुरेश पर नहीं पड़ा और उसने आने से साफ मना कर दिया। तो राजेश मालती के दोनों भाई और कुछ गांव वालों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त सुरेश घर पर नहीं था। बैल बजाने पर उसकी दूसरी पत्नी बाहर निकल आई और दरवाजा खोला तो वह लोग सीधे अंदर घुस गए और चिल्लाते हुए बोले, सुरेश और अजय कहाँ हैं? तभी अजय अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। उसे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पहचान पा रहा था। इसीलिए उसने कहा, माँ, यह लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही राजेश अजय को अपनी ओर खींचते हुए बोला, यह औरत तुम्हारी माँ नहीं है, यह तुम्हारी माँ की दुश्मन है, जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तुम्हारे पिता
तुम्हें 3 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीन कर यहाँ ले आए थे। कहते हुए राजेश गुस्से से कांपने लगा तो वहाँ खड़ी उस औरत ने अजय से कहा, अजय बेटा तुम अंदर जाओ। तो राजेश चिल्लाकर बोला, कहीं नहीं जाएगा, यह अब सीधा हमारे गांव जाएगा। तभी मालती के भाई ने कहा, हाँ सुरेश को एक बार जरूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में है। बोल देना उसे। इन सब की बातें सुनकर अजय तो सकते में आ गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था। अपनी सगी माँ को तो वह भूल चुका था। उसे लेकर सभी लोग गांव आ गए। अपने बेटे अजय को सामने देखकर मालती के तो मानो प्राण ही लौट आए। जब राजेश ने अजय को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे पिता ने। तो अजय भौचक्का सा खड़ा होकर और हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया, जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वह 10 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर अजय का हृदय हाहाकार हो उठा। मालती अपने बेटे को गले से चिपका कर खूब रोई। आज भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाएं घिर आई। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होने तक सुरेश भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई राजेश ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसीलिए आप और अजय 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाइए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि अजय ही दे। तो सुरेश ने कहा, यह बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने अजय का हाथ पकड़ा और खींचकर वहां से ले गया। अजय बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अगले दिन मालती जी की सांस उखड़ने लगी और उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताई जी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते कहते मालती जी ने अपना दम तोड़ दिया। पास में बैठे लोग रो ही रहे थे और यह भी सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट से तो इस बेचारी को मुक्ति मिली। उसके दाह संस्कार के लिए उसके बेटे को बुलाना चाहा, लेकिन सुरेश ने ना तो उसे आने दिया और ना ही खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। अजय को भी अब सब कुछ समझ आने लगा था। अंतिम क्षणों में अपनी माँ से मिला था। वह बातें उसे रह रह कर याद आ रही थी, पर उस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए अपने उच्च शिक्षा के लिए वह मुंबई चला गया। वहीं अपनी पसंद की लड़की सुनीता यानी कि तुमसे शादी कर ली। इधर जब सुरेश के पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। अजय भी अपने पिता से नफरत करने लगा था, तो हार कर सुरेश बाबू ने गांव का ही रुख किया। पर गांव में उनसे कोई बात तक नहीं करता। वह खुद ही अपना खाना बनाते और खा लेते। ऐसे ही समय बीतता गया। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फोन लगाते तो वह कभी नहीं उठाता था। एक दिन बाद फोन करने पर अजय ने फोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करके परेशान मत कीजिएगा।
वह पुराने घाव ताज़ा मत कीजिए, मैं जिन्हें भूल चुका हूँ। परिवार और समाज की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियाँ याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो हार कर पड़ोस में रहने वाले शर्मा ताऊजी ने अजय को फ़ोन किया, लेकिन अजय के जवाब के आगे वह भी चुप रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब मालती का आखिरी वक्त था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी सुरेश से और अजय को रोकने की, परंतु सुरेश बाबू ने अजय को यहाँ नहीं रहने दिया और उसे लेकर यहाँ से चले गए। मालती के अंतिम संस्कार पर भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उनकी यह अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी कि अजय उसकी चिता को अग्नि दे। उस समय अजय 10 साल का था, तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। उस समय तो वह कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने अपने पिता से नफरत होने लगी और इसी वजह से अजय अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। अपनी सास की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर सुनीता के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस पूरी रात भर सुनीता सो ही नहीं पाई और अगले दिन सुबह होते ही उसने अजय से वापस मुंबई चलने के लिए कहा। अपने घर वापस आकर सुनीता रोते हुए अजय से बोली, मुझे माफ़ कर दो अजय, मुझे नहीं पता था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, पर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो अजय भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाया और रोने लगा। कुछ देर तक दोनों रोते रहे। आज अजय का मन और उसकी अंतर आत्मा दोनों ही हल्के हो चुके थे। अजय ने जाकर अलमारी से अपनी माँ की फ़ोटो निकाली और फूलों सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से मुस्कुराती हुई मालती जी मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आज सच में अजय खुश था कि आखिर उसने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। माता पिता का हमेशा ध्यान रखिए, उन्हें कभी कोई दुख ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।